सो अब तक आपने देखा कि कैसे डेंग जाओपिंग ने माओ जेतुंग के चीन को धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल तो डाला ही। अब इससे आगे सुनिए। साल 1962 में जब चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्लान नाकाम हो रहा था तो अपनी हार से तंग आकर माओ ने अपने ही एक करीबी साथी को कैद में डलवा दिया। इस आदमी का नाम था शी जोंग युन। अब ये शख्स तो जेल की सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन 4 साल बाद जब चीन में सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ तो शी जोंग का बेटा भी इसकी जद में आ गया। चीनी सरकार ने जोंग के कम उम्र बेटे को पहले कैद किया, फिर इसे दूर दराज एक पहाड़ी इलाके वाले गांव में मेहनत मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया, जहां पर ये लड़का एक ऐसी गुफा में, एक ऐसी गार में रहने को मजबूर था जहां पर हर वक्त कीड़े मकोड़े रेंगते रहते थे। इस लड़के की जिंदगी बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन अपने दिल ही दिल में इसने कुछ इरादे भी बना रखे थे। जब चीनी सांस्कृतिक आंदोलन खत्म हुआ तो ये लड़का उस दूर दराज पहाड़ी इलाके से वापस आया और चीन की केंद्र सरकार की पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिशें करने लगा। इसके विरोधी इसे पार्टी में रखने को तैयार नहीं थे, मगर ये लड़का भी कुछ कम नहीं था। इसने हिम्मत नहीं हारी और इसे आखिरकार पार्टी में कार्यकर्ता बना ही लिया गया। अब ये लड़का अपनी मेहनत के बलबूते पर पार्टी में बहुत आगे निकल गया और एक दिन वो भी आया जब चीन की सरकार इसके कदमों में गिर चुकी थी। उस लड़के का नाम था शी जिनपिंग। जी हाँ, चीन के आज के मौजूदा प्रधानमंत्री खुद। साल 1989 के चीन के नाकाम लोकतंत्र आंदोलन को आज तकरीबन 33 बरस गुजर चुके हैं। इन्हीं 33 बरसों में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। चीन ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। चीन फौजी तादाद में दूसरे नंबर पर और फौजी ताकत में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिर्फ 33 बरस में आखिर चीन की काया पलट कैसे गई, तो इसका क्रेडिट 2 लोगों को जाता है। एक तो माओ के पुराने साथी डेंग जाओपिंग को और दूसरा चीन के मौजूदा पीएम शी जिनपिंग को। साल 1989 के बाद डेंग जाओपिंग और 8 साल तक जिंदा रहे और इसी अरसे में वो चीन को तरक्की के ऐसे रास्ते पर जमा कर गए जिस रास्ते पर चीन आज भी चल रहा है, और शी जिनपिंग भी इसी तरक्की को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। डेंग ने चीन को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए यहाँ के लोगों की तादाद और कंज्यूमर पावर से बहुत ही फायदा उठाया। 1990 के दशक में ही चीन की आबादी 1 अरब से भी ज्यादा तो हो ही चुकी थी, यानी चीन के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं थी। और जाहिर है कि 1 अरब लोगों की जरूरियात इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी लेन देन और सामान की सप्लाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। सोप डेंग ने भी चीन की इतनी ज्यादा आबादी को ही अपनी ताकत बनाया। एक तरफ उन्होंने दूसरे देशों के व्यापारियों को अपने देश चीन में बुलाना शुरू किया, तो दूसरी तरफ पूरे देश में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बनवाना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मैन पावर का एक मतलब ये भी था कि लोग कम पैसों पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी सस्ते मजदूर मिलेंगे। और सस्ते मजदूरों के मिलने का मतलब यह है कि चीजें भी सस्ते में तैयार होंगी। जब सस्ते में तैयार हुई यही चीजें पूरी दुनिया में जाएंगी तो इनकी कीमत भी दूसरी चीजों से कम होगी, यानी ये चीजें हाथों हाथ बिकेंगी और चीन को बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। डेंग की ये सोच काम कर गई। एक तरफ तो चीनी व्यापारी सस्ते मजदूरों से फायदा उठाकर फैक्ट्रियां बनाने लगे, तो दूसरी तरफ बाहर के देशों के व्यापारी भी इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट और सस्ते मजदूर देखकर चीन की तरफ दौड़े चले आए। सिर्फ 1992 में ही चीन में 11 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो हर साल बढ़ता ही चला गया। चीनी सरकार ने इन व्यापारियों को फायदा देने के लिए सड़कें, रेलवे लाइंस, लाइट हाउस या बिजली घरों, डैम, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों का जाल बिछा दिया। खास तौर पर चीन के पूर्वी समुद्री इलाके बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के करीब वाले पूरे इलाके को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया। आज इस इलाके में ऐसी शानदार सड़कें और पुल बने हुए हैं जिन पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। चीन आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाता है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी से लगाइए कि बीजिंग में 11.5 अरब डॉलर की लागत से डैक्सिंग एयरपोर्ट बनवाया गया है। इस एयरपोर्ट की चौड़ाई 97 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। इसी तरह शांगजाई यांगजी रिवर पर 16 मील लंबा पुल भी बनवाया गया है, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ 80 अरब डॉलर खर्च हुए थे। नैनजिंग की मेट्रो ट्रेन सर्विस 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से बनाई गई है, जबकि चीन का क्यांग हैंगपिंग बिजली घर 90 करोड़ डॉलर की लागत से तामीर करवाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहर के देशों से व्यापार के साथ चीन की तरक्की की तीसरी बड़ी वजह भी है, वो है चीन की करेंसी। चीन ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर से बहुत कम रखी हुई है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और तरक्की के बावजूद वो अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसका सीधे सीधा फायदा चीनी एक्सपोर्टर्स को होता है।
यानी वो लोग जो चीजें बनाकर, उगाकर या उत्पादन करके चीन से बाहर बेचते हैं बेचने के लिए, उन लोगों को उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 7 चीनी युआन के बराबर है। अब अगर कोई चीनी एक्सपोर्टर 14 चीनी युआन यानी 2 अमेरिकी डॉलर की कोई चीज बनाए और मार्केट में इस चीज की कीमत $5 हो, तो एक्सपोर्ट करने वाला उस चीज को $3 में भी बेच सकता है। यानी अपनी लागत के मुकाबले में से तकरीबन $1 या 7 चीनी युआन का फायदा तो मिल ही जाएगा, जबकि इसी चीज के कम कीमत होने की वजह से $5 वाली दूसरी चीजों के मुकाबले में इस चीनी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी लोग इस सस्ती चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। यही वजह है कि चीन का तैयार किया हुआ सामान पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पाया जाता है और दुनिया भर के लोग अमेरिकी और जापानी प्रोडक्ट छोड़कर चीनी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। चाइना की चीजों पर आपने भारत में मशहूर एक कहावत तो सुनी होगी। कौन सी है वो कहावत? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में वो कहावत जरूर लिखें। जी हाँ, ये चीज चाइना की है। चलिए तो चांद तक वरना शाम तक। अमेरिकी सरकार तो आज भी चाइनीज करेंसी की कम वैल्यू रखने की बहुत तनकीद करती है। चीन के गुज़िश्ता पीएम डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन से आई चीजों पर टैरिफ भी बहुत बढ़ा दिया था ताकि चीन अपनी कम करेंसी वैल्यू का फायदा न उठा सके। अमेरिका की इस हरकत के जवाब में चीन ने अपनी करेंसी की वैल्यू और भी कम कर दी। इस पर ट्रंप ने चीन पर शदीद तनकीद भी की थी। ट्रंप चाहता था कि चीन अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाए, मगर हमेशा की तरह चीन अब भी अमेरिका की इन ख्वाहिशों के सामने पूरी तरह से सर झुकाता हुआ नजर नहीं आया और यूं इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहरी देशों से व्यापार, कम करेंसी वैल्यू और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होने की वजह से चीन ने बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी से तरक्की की। इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाइए कि साल 1992 और 1993 के दौरान सिर्फ 18 महीनों में ही चीन की तरक्की की रफ्तार 14% तक पहुंच गई थी, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। बाद में भी चाइनीज इकोनॉमी ने 10% तक की रफ्तार से यही तरक्की और डेवलपमेंट करना जारी रखा। दुनिया में किसी भी देश ने इतनी हैरत अंगेज तरीके से तरक्की नहीं की जिस तरह से चीन ने की है। इसी दौरान चीन को एक फायदा और भी पहुंचा, वो ये कि हांगकांग का इलाका जो ब्रिटेन ने चीन से 99 बरस की लीज पर ले रखा था, उस लीज की मुद्दत साल 1997 में खत्म हो गई। यूं हांगकांग पके हुए फल की तरह चीन की झोली में आ गिरा। लेकिन इसके अलावा चीन ने ब्रिटेन से ये वादा भी किया कि साल 2047 तक हांगकांग की आज़ाद हैसियत बरकरार रखी जाएगी, यानी 2047 तक उसे आज़ाद रखा जाएगा। इसी वजह से हांगकांग को एक तरह से आज़ाद देश भी कहा जा सकता है और नहीं भी। अमेरिकी अखबार बिजनेस इनसाइडर ने दुनिया के अमीर तरीन देशों की लिस्ट में हांगकांग को 10वें नंबर पर रखा है और यूं हांगकांग जैसे अमीर इलाके के चीन के साथ मिलने से भी चाइनीज इकोनॉमी को बेतहाशा फायदे पहुंचे। लेकिन हांगकांग को चीन में शामिल होता देखने के लिए डेंग जाओपिंग जिंदा नहीं रहे थे। 19 फरवरी 1997 को 92 साल के डेंग शाओपिंग पार्किंसन बीमारी और फेफड़ों के इन्फेक्शन का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। लेकिन उनकी मौत से भी चीन की तरक्की का सफर बिल्कुल भी रुका नहीं, बल्कि आने वाले नए लीडरों ने भी चीन की इस तरक्की को और ज्यादा तेज कर दिया। माहिरीन के मुताबिक इकोनॉमी में तरक्की की एवरेज ये है कि हर इकोनॉमी 21 साल के बाद 5 गुना यानी 5 टाइम्स बढ़ जाती है, जबकि चाइनीज इकोनॉमी 1989 में सिर्फ 347 अरब डॉलर थी और 21 साल बाद 2010 में ये इकोनॉमी 6000 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई थी। यानी चीन की इकोनॉमी में 20 टाइम्स या 20 गुना बढ़ोतरी हो गई थी, जबकि साल 2017 में चीन 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। यानी 1989 के बाद सिर्फ 28 बरस में चाइनीज इकोनॉमी 40 टाइम्स या 40 गुना बढ़ गई। है ना नाकाबिले यकीन बात। लेकिन इसके अलावा आपको एक दिलचस्प बात भी बताता चलूं कि तरक्की और खुशहाली भी इनकलाब और आज़ादी की मौत होती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए। दुनिया की हर आज़ादी इसी सोच के साथ लाई जाती है कि जनता को, सब लोगों को तरक्की और खुशहाली मिलेगी। लेकिन जब तरक्की और खुशहाली आ जाती है तो फिर पॉलिटिक्स और सियासत का गंदा खेल शुरू हो जाता है। यानी आज़ाद देश की इतनी ज्यादा तरक्की को कंट्रोल कौन करेगा और कौन इस तरक्की से ज्यादा फायदा उठाएगा। यूं किसी भी देश की कामयाब आज़ादी के कुछ अरसे बाद करप्शन जन्म लेना शुरू कर देता है और एक ताकतवर तबका आम और गरीब लोगों से दौलत छीन लेता है। यानी जिस तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ादी लाई गई थी, वही तरक्की और खुशहाली आखिर में इस आज़ादी के खात्मे की वजह भी बनती है। और चीन में भी यही कुछ हुआ।
जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार और सरकारी अफसर सोचने लगे कि अगर पूरा चीन अच्छी तरह से तरक्की करे तो फिर हम क्यों कम तनख्वाह और कम सैलरी पर गुजारा करे। सो उन्होंने अब रिश्वत लेना शुरू कर दिया। व्यापारियों, एक्सपोर्टर्स और आम लोगों से भी रिश्वत ली जाने लगी। चीन के सरकारी ओहदेदार तो जुए खानों में भी पैसा लगाने लगे। चीन के सरकारी मुलाजिमीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे बड़े ओहदेदार, यहाँ तक कि टॉप लीडरशिप भी बेईमानी पर उतर आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से साल 1955 में 54 देशों में से चीन 5वें नंबर का करप्ट देश था। 2005 में 158 देशों में से चीन 78वें नंबर पर था। 2010 में भी चीन की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया था। ये हालात जारी थे कि 2012 में चीन में एक शी जिनपिंग की सरकार आई जिसने करप्शन पर कारी जर्ब लगाने का फैसला किया। शी जिनपिंग भी चीन के उन लीडरों में से एक है जिन्हें हूबहू डेंग जाओपिंग जैसा ही समझा जा सकता है, क्योंकि डेंग और शी जिनपिंग दोनों ने ही माओ की आज़ादी लाने के बाद तकलीफें उठाई थी और दोनों ने ही ये सबक सीखा था कि आज़ादी के जोश में गलत पॉलिसीज बनाने के बजाय हमेशा हकीकत पसंदी से ही काम लेना चाहिए। डेंग जाओपिंग की हकीकत पसंदी ने चीन को तरक्की के रास्ते पर डाला था तो शी जिनपिंग की पॉलिसीज चीन को नई बुलंदियों पर ले गई। शी जिनपिंग दो बड़े ख्वाब, दो बड़े विजन लेकर चीन के प्रधानमंत्री बने। एक विजन था चीन से करप्शन का खात्मा और दूसरा विजन था वन बेल्ट वन रोड का प्लान। जी हाँ, वही मशहूर जमाना प्लान जिसे मॉडर्न दुनिया का सिल्क रोड या शहराए रेशम भी कहा जाता है। चीनियों का मानना है कि ये प्लान आखिरकार उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बना देगा, यानी चीन दुनिया की एक सुपर पावर। शी जिनपिंग ने पहले तो करप्शन के खात्मे की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि वो बददियानती के खिलाफ ऐसी जीत हासिल करेंगे कि आइंदा कोई भी सरकारी ओहदेदार ना तो करप्शन कर सकेगा और ना ही उसे ऐसा करने की जरूरत होगी, ना ही वो ऐसा करना चाहेगा। शी जिनपिंग ने करप्शन के खिलाफ तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वीआईपी कल्चर और अय्याशियों के खात्मे के लिए उन्होंने पहला कदम तो ये उठाया कि कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लीडर, कारकुन्स और नेताओं को गोल्फ क्लब्स की मेंबरशिप लेने से मना कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुन्स और ओहदेदार की तादाद 8 करोड़ 80 लाख है और शी जिनपिंग की ये पाबंदी इन सब लोगों पर लागू होती है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज्यादा खाने पीने और अपनी जिम्मेदारियों पर लापरवाही बरतने से भी मना कर दिया गया, यानी हर एक को अपना काम पूरी दिलजमई और जिम्मेदारी से अदा करना होगा। शी जिनपिंग की इन पॉलिसीज को ना मानने वालों को सजाएं देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन सजाओं का सबसे ज्यादा शिकार पार्टी के बड़े ओहदेदार और सरकारी अफसर बने। इसकी एक बड़ी मिसाल यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोविंशियल चीफ था जिसका पार्टी में बहुत असर रसूख था, यानी इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, लेकिन इसे भी करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े ओहदेदार भी चेकिंग और रिसर्च से नहीं बच सके। चीन के एक जनरल ज़ेंग यांग के खिलाफ जब रिश्वत की तहकीकात या चेकिंग शुरू की गई तो उसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। सरकारी अफसरों के साथ साथ शहरों के मेयर्स और वजीरों को भी सजाए मौत देने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें रेलवे के एक बड़े मिनिस्टर लियू जिजुन भी शामिल थे। सिर्फ 2017 के पहले 6 महीनों में 2,10,000 सरकारी ओहदेदारों को करप्शन के इल्जाम में सजाएं दी गई। कुछ सालों पहले 2018 में चीनी सरकार ने करप्शन में लूटे गए 51 करोड़ 90 लाख डॉलर भी बरामद करवा कर सरकारी खाते में जमा करवाए। चीन में जब ये चेकिंग और रेड का सिलसिला जारी हुआ तो बहुत से लोग दूसरे देशों की तरफ भाग गए कि शायद ऐसा करके वो मुकदमा से बच जाए, लेकिन चीन ने भागे हुए इन करप्ट लोगों को भी दूसरे देशों से गिरफ्तार करवा कर वापस चीन लाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2018 में 1000 करप्ट लोगों को चीन वापस लाकर जेलों में डाल दिया गया। बहुत से गिरफ्तार लोगों से तो जुर्म कबूल करवा कर दस्तखत कराए गए। और तो और चीन में करप्शन पर एक टीवी प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में करप्ट अफसरों को लाया जाता है जो टीवी पर अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो रो रो कर जनता से माफी भी मांगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद चीन में करप्शन अब भी खत्म नहीं हो पाया। आखिर क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब तक दौलत और तरक्की रहती है तब तक करप्शन खत्म हो ही नहीं सकता। दुनिया के अमीरज़दा और ताकतवर तरीन देश भी इस बीमारी से खुद को नहीं बचा पा रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में इस वक्त भी चीन 87वें यानी 87वें नंबर के करप्ट देशों में से एक है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अलग अलग देशों को करप्शन के हवाले से स्कोर या नंबर्स देता है। अगर किसी देश को 50 से कम के अंदर नंबर मिले तो उस देश को बहुत ही करप्ट देश समझा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का स्कोर सिर्फ 39 है।
यानी चीन इस रेटिंग के मुताबिक अब भी उन देशों में शामिल है जहां पर करप्शन बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ करप्शन का खात्मा एक शी जिनपिंग का विजन नहीं था, बल्कि इनके विजन का, इनके सपने का दूसरा अहम हिस्सा तो वन बेल्ट वन रोड का प्लान था। इस प्लान के तहत चीन ने 65 देशों के अंदर सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट और बंदरगाहें भी बनवाई जा रही है। पाकिस्तान और चीन के बीच में सी पैक का प्लान भी इसी वन बेल्ट वन रोड का ही हिस्सा है। इसी प्लान के तहत चीन अपने पश्चिम में मौजूद देश, खास तौर पर एशिया का बीच वाला हिस्सा, यूरोप और अफ्रीका के साथ व्यापार को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। क्या आपको अंदाजा है कि चीन का ये वन बेल्ट वन रोड प्लान कितना बड़ा है? ये प्लान इतना बड़ा है कि इसमें 900 छोटे बड़े दूसरे प्लान भी शामिल है और इन छोटे बड़े 900 प्लान्स पर 900 अरब डॉलर की ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये सब के सब प्लान शुरू भी हो चुके हैं। वन बेल्ट वन रोड के इन प्लान्स में 2 बड़ी रेलवे लाइंस और 2 बड़े बिजनेस कॉरिडोर शामिल है। इन रेलवे लाइनों में से पहली रेलवे लाइन चीन के इलाके जिब्रू से शुरू होकर कजाकिस्तान से गुजरती हुई रशिया में दाखिल होती है। वहां पर से पूर्वी यूरोप से होते हुए ये रेलवे लाइन यूरोप के पश्चिम में स्पेन तक जा पहुंचती है। चीन का ये प्लान तो 2015 में ही पूरा हो चुका था। साल 2015 में चीन से पहली ट्रेन क्रिसमस के तोहफे और स्टेशनरी लेकर स्पेन पहुंची। वहां से ऑलिव ऑयल लेकर चीन वापस लौट आई। इस ट्रेन को आने जाने में ही 4 महीने लगे और इसने कुल 16,156 मील का फासला तय किया। जबकि दूसरी रेलवे लाइन का प्लान चीन की राजधानी बीजिंग से शुरू होकर मंगोलिया से गुजरते हुए रूस में पहली वाली रेलवे लाइन के साथ मिल जाएगा। इन दोनों रेलवे लाइंस के अलावा 2 व्यापारिक कॉरिडोर्स भी है। एक कॉरिडोर तो म्यांमार यानी बर्मा है। चीन म्यांमार में भी सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछा रहा है ताकि वो बर्मा की बंदरगाहों के रास्ते अपना व्यापारी सामान ट्रांसपोर्ट कर सके। म्यांमार की बंदरगाहों पर आने वाले समंदरी जहाज रास्ते में श्रीलंका से होकर भी गुजरेंगे और श्रीलंका की बंदरगाह हेम्बनटोटा को पहले ही चीन ने 99 बरस की लीज पर ले रखा है। यानी ये पूरा रास्ता भी अब चीनी सामान की लेन देन के लिए महफूज हो गया है। म्यांमार के अलावा चीन ने पाकिस्तान के रास्ते भी व्यापार शुरू किया है, जिसे पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक का नाम दिया गया है। चीन की सरहद से ग्वादर का इलाका सिर्फ 2500 किलोमीटर ही दूर है। ग्वादर खाई के देशों और ईरान के भी करीब है। इसी वजह से चीन ग्वादर के रास्ते अपना व्यापारी सामान बहुत ही आसानी से इन सारे इलाकों तक ले जा भी सकता है। जबकि पाकिस्तान और म्यांमार दोनों ही चीन के तेल की सप्लाई के लिए अहम रूट साबित हो सकते हैं। यूं अगर देखा जाए तो वन बेल्ट वन रोड वो प्लान है जो चीन को यूरोप, अफ्रीका और एशिया के तमाम बड़े देशों से जोड़कर चीन के व्यापार को 4 चांद लगाता है। लेकिन चीन की तरक्की का राज सिर्फ वन बेल्ट वन रोड और व्यापारी तरक्की ही नहीं है। तो फिर क्या है? क्या आप जानते हैं चीन की तरक्की का सबसे बड़ा राज क्या है? तो चीन की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि चीन ने तरक्की करने के लिए अपनी अना को यानी अपने घमंड को खत्म कर दिया है। चीन की कई देशों से सख्त दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो ये दुश्मनी बुलाकर इनसे व्यापार कर रहा है। लड़ाई झगड़ा चाहे कितना भी बढ़ जाए, चीन अब बात बात पर मरने मारने और दूसरों को सफेद हत्ती से मिटाने की धमकियां नहीं देता। चीन के 3 बड़े दुश्मन है, ताइवान, अमेरिका और भारत। लेकिन इन तीनों देशों से चीन का सुलूक देखकर ये लगता ही नहीं कि चीन इन्हें अपना दुश्मन समझता हो। उदाहरण के तौर पर ताइवान को ही देख लीजिए। चीन ताइवान को अपना बागी राज्य समझता है और इसे वापस हासिल करने के लिए जंग की बातें भी करता है। फिर भी ना सिर्फ ये कि वो ताइवान से व्यापार कर रहा है, बल्कि साल 2010 में एक डील के तहत चीन और ताइवान ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ भी कम कर दिया। दोनों देशों में अब भी कोल्ड वॉर जारी ही रहता है, लेकिन फिर भी व्यापार बंद नहीं होता। भारत के साथ 2017 में चीन ने डोकलाम के लिए बखेड़ा भी खड़ा किया। डोकलाम का ये इलाका भूटान, भारत और चीन के सरहद के करीब है। जब चीन ने इस इलाके में एक सड़क बनाने की कोशिश की तो भारतीय फौजियों ने चीन का रास्ता रोक लिया। 2 महीने से ज्यादा अरसे तक दोनों देशों की फौजें आमने सामने डटी रही, लेकिन चीन ने समझदारी दिखाते हुए जंग की नौबत ही नहीं आने दी और आखिर में दोनों देशों ने अपनी फौज वापस बुला ली। हमारे भारत में तो हमेशा की तरह इस बात पर भी बहुत ज्यादा मीडिया हाइप क्रिएट की गई, लेकिन चीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस साल ये बखेड़ा हुआ था यानी 2017 में, उसी साल चीन और भारत का व्यापार 84 अरब डॉलर से भी बढ़ गया था, जो कि इससे पहले बहुत कम हुआ करता था। इसी तरह चीन और अमेरिका के बीच में भी गहरी दुश्मनी है।
अमेरिका चीन को दुनियावी सियासत में अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है। अमेरिका ने चीनी समंदर के करीब अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रखे हैं। चीन के एडमिरल ने तो दोनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट को डुबोने की धमकी भी दी थी, लेकिन इतनी कशीदगी के बावजूद दोनों देशों के व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त भी अमेरिका में चीनी प्रोडक्ट्स की भरमार लगी हुई है। हद तो ये है कि 4 जुलाई को आज़ादी के दिन पर अमेरिका के लोग जो झंडा फहराते हैं वो भी अमेरिकी नहीं बल्कि चाइनीज झंडा है, क्योंकि इन झंडों को चाइना में बनाया जाता है। यानी चीन ने व्यापार और तरक्की के लिए दुश्मनियां बुलाकर अपने बदतरीन दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया है। और यही चीन की कामयाबी का बहुत बड़ा राज भी है, क्योंकि जंग, दुश्मनी और बदले की सियासत सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर ही आती है, जिसका नुकसान सिर्फ आम लोगों को, जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन चीनी लीडरों ने बेहतरीन डिप्लोमेसी और व्यापार के जरिए पिछले 30 बरस से अपनी आवाम को जंग से बचाया हुआ है। और चीन की पूरी हैरतअंगेज तरक्की भी पिछले 30 बरस के अंदर ही हुई है। इस वक्त चीन बुलेट ट्रेन, मॉडर्न गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ों की तैयारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही तरक्की कर रहा है। लेकिन चीन में सिर्फ तरक्की ही नहीं हो रही, बल्कि एक और काम भी जारी है। चीनी सरकार ने अपनी जनता को तरक्की देकर तियांगमिंग स्क्वायर जैसे आंदोलन को टाल तो दिया है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर या कुछ अरसे तक ही, क्योंकि चीनी सरकार ये बात जानती है कि हर नई पीढ़ी नए इनकलाब और बदलाव की शौकीन होती है। इसलिए कि हर नई नस्ल पुराने निज़ाम को बदलने की कोशिश करती है, भले ही फिर सब कुछ ठीक ही क्यों न चल रहा हो। चीन में बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चीनी नौजवानों के दिलों में इनकलाब और बदलाव की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। अब चीन में एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। हम हिस्ट्री ऑफ चाइना के पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि कैसे माओ जेतुंग की पॉलिसीज नाकाम हुई। चीनी हुकूमत ने भी इस बात को मान लिया है कि माओ ने सख्त बड़ी गलतियां की थी। उदाहरण के तौर पर 2016 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली ने ये बात लिखी कि चीन का सांस्कृतिक आंदोलन एक गलती थी, लेकिन अब चीन में माओइज्म वापस आ रहा है। और इसकी वजह भी वही है, वजह है तरक्की, क्योंकि तरक्की मुकाबलेबाजी को जन्म देती है। और जो भी लोग तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं वो लोग नए बदलाव के ख्वाब देखने लगते हैं, जहां इन पीछे छूट चुके लोगों की जिंदगियां भी बेहतर हो सके। इस वक्त चीन का 1% दौलतमंद तबका पूरे देश की 1/3 या 1/3 दौलत पर कब्जा जमा चुका है, और बाकी 2/3 दौलत 99% लोगों में बढ़ चुकी है। यानी क्लास का फर्क इतना ज्यादा हो गया है कि चीन में कुछ लोग बहुत ही गरीब हो गए हैं। अब यही गरीब लोग माओ के दौर के पुराने चीन को याद करते हैं, जहां पर भले ही सभी लोग गरीब थे मगर फिर भी सब में बराबरी तो थी। इन लोगों को ये यकीन है कि आज का चीन माओ का चीन नहीं है। वो समझते हैं कि अगर माओ आज जिंदा होते तो इस चीन को देखकर खून के आंसू रोते। आपको बता दे कि आज़ादी की सबसे बड़ी हकीकत क्या होती है, तो वो हकीकत यह है कि आज़ादी हमेशा जिस किसी शख्सियत के नाम पर आती है, बहुत से लोग उसी आज़ादी दिलाने वाले शख्स की विरासत के दावेदार बन जाते हैं। और हर शख्स ये ऐलान करता है कि वही आज़ादी लाने वाले शख्स की सोच पर चलने वाला असल वारिस है। और इसी वजह से जनता में मसले खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो आज चीन में बहुत से लोग क्लास डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए माओ की असल पॉलिसीज वापस लाना चाहते हैं। इन लोगों ने चीन में एक तहरीक भी शुरू की है। ये लोग माओ की मूर्ति और आज़ादी की खास यादगार जगहों पर जाते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि वो माओ का पुराना असली दौर वापस लेकर आएंगे। दूसरी तरफ चीन में लोकतंत्र लाने की कोशिशें भी जारी है, खास तौर पर हांगकांग में, जहां पर अब भी लोगों को आज़ादी हासिल है। वहां पर 2014 में लोकतंत्र के लिए अम्ब्रेला मूवमेंट भी चली थी, जिसमें हजारों लोग छाते उठाकर सड़कों पर निकल आए और सीधे चुनाव की मांग की। चीनी हुकूमत को हांगकांग की सियासी बेचैनी का एहसास है। अब हुकूमत लोगों को समाजी तरक्की देने को तो तैयार है, लेकिन सियासी आज़ादी हरगिज नहीं। और अब तो चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री की आईनी मुद्दत भी खत्म कर दी है, यानी वो अपनी मर्जी से जब तक चाहे चीन पर राज कर सकते हैं। लोकतांत्रिक आवाजों को कंट्रोल करने का हल चीनी सरकार ने ये निकाला है कि लोगों पर निगरानी और सख्त कर दी है। खास तौर पर विद्यार्थियों और जवान पीढ़ी पर सख्त नजर रखी जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों और जवान पीढ़ी ही किसी बड़ी सियासी हलचल का बुनियादी हिस्सा होते हैं। इसी वजह से बेइजिंग की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। एक बार पेकिंग यूनिवर्सिटी में जब कुछ विद्यार्थियों ने हरासमेंट या छेड़छाड़ के वाकयात के खिलाफ नोटिस बोर्ड पर विरोध करते हुए जुमले लिखे थे, तो उनमें से एक विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चाइनीज विद्यार्थी बाहर के देशों में रहते हैं
और लोकतंत्र की मदद और ख्वाहिश करते हैं उन पर साइबर हमले किए जा रहे हैं। चीन में गूगल, यूट्यूब और जीमेल बिल्कुल बैन है। इंटरनेट पर चीन के अपने सर्च इंजिन्स है जहां पर भी सरकार के खिलाफ कोई चीज सर्च नहीं हो सकती। चीन की सेंसरशिप इतनी सख्त है कि सोशल मीडिया पर आई डिसएग्री यानी मैं इसे नहीं मानता ये वाक्य लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि चीनी सरकार को ये खौफ है कि लोग उनकी खुद की पॉलिसीज के खिलाफ ये वाक्य लिखेंगे। सियासी मुखालिफत के अलावा भी चीनी सरकार धर्म या मजहब पर भी सख्ती करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी अपने धर्म से ताल्लुक खत्म करने का हुक्म दिया गया था। चीन में बहुत सारे गिरजाघरों को गैर कानूनी करार देकर बंद करवा दिया गया। चीनी सरकार को इस बात पर भी एतराज था कि कैथोलिक गिरजाघरों में पादरियों का इंतखाब वेटिकन सिटी क्यों करता है। फिर 2018 में चीनी सरकार और वेटिकन सिटी में एक मुआहदा या करार हुआ जिसके हिसाब से चीनी सरकार और वेटिकन सिटी मिलकर अपने हिसाब से पादरियों का इंतखाब करेंगे। चीन पर ये इल्जामात भी लगते हैं कि वो अपने पश्चिमी राज्य सिकियांग के अंदर उइघुर मुसलमानों से भी बदसलूकी कर रहा है। इन मुसलमानों को खास तौर पर इनकी औरतों को खास कैंपों में रखा जाता है। सिकियांग में ऐसे कई री एजुकेशन सेंटर भी तामीर किए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और मीडिया वालों को वहां दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन री एजुकेशन सेंटर्स में लाखों मुसलमानों पर तशद्दुद करके इन्हें अपने मजहब से दूर किया जाता है। इन्हें सुअर का गोश्त खाने और शराब पीने पर भी मजबूर किया जाता है। बहुत से पाकिस्तानी जिन्होंने चीन में शादियां की थी वो भी इस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि इनकी बीवियों को घरों से उठाकर ऐसे कैंपों में रखा गया। ये लोग यहाँ तक इल्जाम लगाते हैं कि इनकी औरतों को जबरदस्ती बेलिबास होने या छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया, लेकिन चीन इन सारे इल्जामात से इनकार करता है। चीन ने ऐसी तस्वीर भी जारी की है जिनमें दिखाया गया है कि इन री एजुकेशन सेंटर्स में लोग बहुत ही शांत माहौल में तालीम और एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों का ख्याल यही है कि इन री एजुकेशन सेंटर्स में उइघुर मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए जा रहे हैं। इन जुल्मों की वजह से चीन की दुनियावी सतह पर छाप बहुत खराब पड़ रही है। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कम्युनिज्म में मजहब और धर्म को बहुत बुरा समझा जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ने इकोनॉमी से तो कम्युनिज्म खत्म कर दिया है, लेकिन धर्म के मामले में इनका रवैया अब भी बहुत सख्त है। चीन सिनकियांग को तरक्की दे रहा है, यहाँ तक कि सिनकियांग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा रकम खर्च कर रहा है। शायद चीन का ये सोचना है कि सिनकियांग के मुसलमान अगर अपने धर्म ही से जुड़े रहेंगे तो इस इलाके में बगावत हो सकती है और वैसी किसी भी बगावत से चीन का सिनकियांग को तरक्की देने का ख्वाब मिट्टी में मिल सकता है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चीन में इंसानों के हक की खिलाफ वर्जी एक तकलीफ देह मुद्दा है। सिनकियांग के साथ साथ तिब्बत में भी आज़ादी की तहरीक दबाने की कोशिशें जारी है। इस वजह से भी चीन तनकीद का निशाना बनता है। इतने सारे झमेलों के बावजूद चीन बगैर किसी शक के दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की करने वाला देश है। दुनिया के कुछ माहिर लोगों ने यह अंदाजा भी लगाया है कि चीन साल 2030 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो ये जानने के लिए तो 2030 तक इंतजार ही करना पड़ेगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि चीन इस वक्त भी दुनिया की एक बड़ी ताकत तो जरूर है, लेकिन सुपर पावर नहीं है। मगर चीन अंदरूनी खाना सुपर पावर बनने की कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए अमेरिका भी बहुत से कदम उठा रहा है। वो आखिर कौन से कदम है? साउथ चाइना सी में क्या झमेला चल रहा है? ग्वादर का इलाका चीन और पाकिस्तान के लिए इतना खास क्यों है? ये सब आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।